हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एविडेंस ऑफ द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मींस जो एविडेंस है क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के, जिसे हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा जिसमें मिलते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि व्हेन an element is excited by some method, जैसे कि कभी एलिमेंट्स को हम एक्साइटेड कर देते हैं कुछ मेथड, जैसे कि हीटिंग बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो हम बात करें तो द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो एटम्स है ना, एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकालते हैं टू डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का। एंड द अरेंजमेंट ऑफ दिस रेडिएशन, और इस रेडिएशन का जो अरेंजमेंट है इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की जो रेडिएशन का जो ऑर्डर है वो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में। इस कॉल द एमिशन स्पेक्ट्रम, उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट कहते हैं। एक और बार सुनिए कि द अरेंजमेंट ऑफ दिस रेडिएशन, जो रेडिएशन का जो अरेंजमेंट होता है, तो इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में, एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट हमें मिलता है। अब बात करें सिंस द रेडिएशन, कि सिंस द रेडिएशन इन द स्पेक्ट्रम आर, हम बात करें कि सिंस द रेडिएशन इन द स्पेक्ट्रम आर एमिटेड ड्यू टू एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस इन द एटम, दिस स्पेक्ट्रम ऑल्सो नोन एज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। में हम बात करें कि ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट है, तो बात करें सिंस द रेडिएशन इन द स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम से जो रेडिएशन आर एमिटेड ड्यू टू एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंज के कारण जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे जाता है, तो वो क्या करता है, रेडिएशन जो उत्सर्जित रेडिएशन उत्सर्जित करता है, टेकिंग प्लेस इट इन एटम, जो एटम में होता है। तो बात करें कि दिस स्पेक्ट्रम, तो ये जो स्पेक्ट्रम है उसे हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मीन्स ये मोस्टली अगर हम बात करें तो जैसे एटॉमिक जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और फिर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो इस जो अपनी एनर्जी है उसको उत्सर्जित करते हैं और जिससे रेडिएशन निकलता है, और इस प्रकार जो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब फिर बात करें कि द इंस्ट्रूमेंट, वो वाले इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं, कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए काम में आते हैं, तो कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप एंड द स्पेक्ट्रोग्राफ, उसे स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। अब इन द स्पेक्ट्रोस्कोप, अगर स्पेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म, अगर हम किसी प्रिज्म से लाइट गुजारते हैं, एंड इमरजेंट लाइट, और एक इमरजेंट तीखी मतलब सीधी प्रकाश है, सीधा प्रकाश है, तो वो जब डालते हैं तो फिर ऑब्जर्व करते हैं कि इट वेल स्टेबलाइज्ड फैक्ट दैट रे ऑफ लाइट, कि एक वेल स्टेबलाइज्ड फैक्ट है कि रे ऑफ लाइट अंडर गोज द डेविएशन, कि जो लाइट है उसका क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। व्हेन पास थ्रू ए प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो द एंगल ऑफ द डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, जो विचलन का कोण है, जो विचलन का कोण है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, वो रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो थस इफ वी पास ए बीम ऑफ द रेडिएशन, तो हम बात करें कि एक बीम ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन की एक बीम की, तो जो बात करें कि जैसे रेडिएशन हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थ्रू प्रिज्म, कि रेडिएशन की क्या होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है थ्रू द प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से निकलता है, तो दिस रेडिएशन अंडरगो अनइक्वल डेविएशन, और उसमें क्या होता है, अनइक्वल विचलन होता है, एंड द अरेंजमेंट इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसीज के घटते हुए क्रम में। अब जैसे कि हम बात करें फॉर एग्जांपल
द बीम ऑफ द ऑर्डिनरी लाइट स्प्लिट इनटू द 7 कलर। जो 7 कलर में जो हमने पढ़ा था कि विप जी और ये 7 कलर में बीम ऑफ द लाइट जो हमारी कन्वर्टेड हो जाती है। तो आफ्टर पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म से गुजरने के बाद क्या होता है कि फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग बीम ऑफ द लाइट, रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। वो जो लाइट है वो किसमें, वो फिनोमिनन जिसमें लाइट क्या हो जाती है, रेडिएशन के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में गुजरने पर चेंज हो जाती है, तो उसे कहते हैं अपन डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, ठीक है, उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। एंड द पैटर्न ऑफ द रेडिएशन, जो पैटर्न ऑफ द रेडिएशन हमें प्राप्त हुआ है ऑब्टेन आफ्टर डिस्पर्शन ऑफ बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब जो रेडिएशन के पश्चात रेडिएशन द पैटर्न ऑफ द रेडिएशन ऑब्टेन आफ्टर द डिस्पर्शन ऑफ द बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके, अब इन द केस ऑफ द डिस्पर्शन द सनलाइट हैव 7 कलर। अब सनलाइट के डिस्पर्शन से हमको 7 कलर मिलते हैं। एंड चेंज फ्रॉम द वायलेट टू रेड। तो जैसे बात करें वायलेट किसमें, वायलेट से लेकर रेड तक, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी, बिना किसी अनिश्चितता के। अब बात करें कि विच मीन्स ईच कलर बैंड्स इनटू द अदर, कि मतलब एक अगर अपन बात करें विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का मतलब कि मतलब अनिश्चितता नहीं होती, एक के बाद तुरंत दूसरा होता है। तो विच मीन्स कि द कलर ऑफ द बैंड्स है, वो जो बैंड्स के जो कलर हैं इनटू द अदर, मतलब वो एक दूसरे में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो बात करें सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब बात करें कि इन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ऑल द वेवलेंथ आर प्रेजेंट, कि हम बात करें जो स्पेक्ट्रम है उसमें रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग उसके अनुसार ही बात करें ऑल वेवलेंथ ए सर्टन आर प्रेजेंट, सब अलग अलग वेवलेंथ की जो रेंज है उसमें क्या है, प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंसिस्ट द नंबर ऑफ द ब्राइटनेस ब्राइट लाइन्स। अगर हम बात करें कि ऑन द अदर हैंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंसिस्ट ए नंबर ऑफ ब्राइट लाइन्स सेपरेटेड बाय डार्क बैंड्स। एक मतलब एक नंबर ऑफ बात करें ब्राइट लाइन्स मिलती हैं, अलग अलग होती हैं बाय ए डार्क बैंड से। तो दैट इज़ वाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज द लाइन स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब बात करें कि द वेरियस लाइंस इन द लाइंस स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड इनटू द रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ, कि जो वेरियस लाइंस जो होती हैं इन द लाइन स्पेक्ट्रम में वो करस्पॉन्ड टू द रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ, वो अपने जो डिफरेंट वेवलेंथ है उसके अनुसार होती है। अब बात करें कि एमिटेड बाय द एक्साइटेड एलिमेंट्स, जब बात करें इमिटेड, जब एक्साइटेड एलिमेंट से जब ये इमिट होती हैं तो द लाइंस इन द लाइंस स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट्स। कि लाइन इन द लाइन स्पेक्ट्रम है ऑन आर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब चारित्रिक ऑफ द बात करें कि एटम ऑफ द एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट्स के एटम से जो वो लाइंस क्या होती हैं, निकलती हैं, तो उसके क्या होते हैं, एक अलग अलग कुछ कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि बात करें देयर फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट्स को पहचानने में भी काम आता है। तो इट्स समटाइम कॉल्ड द फिंगरप्रिंट ऑफ इट्स एटम। मीन्स जो अलग अलग जो लाइनिंग मिलती है वो अलग अलग एटम में, अलग अलग जो स्पेक्ट्रम है अलग अलग एटम में अलग अलग मिलता है। तो इसलिए क्या है कि ये इनके करेक्टरिस्ट जो स्पेक्ट्रम जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के करेक्टरिस्ट भी होते हैं। तो इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। तो इसका यूज़ हम जो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में भी करते हैं। एंड इज समटाइम्स, और कभी कभी ये इसको हम कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ इट्स एटम, उसका फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। अब बात करें कि जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बुन्सेन ने वाज फर्स्ट साइंटिस्ट जो यूज़ लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, जिसने लाइन स्पेक्ट्रा का यूज़ जो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में किया। जैसे एलिमेंट लाइक जो उन्होंने यूज़ लिए रुबीडियम, सीजियम, इंडियम, स्कैंडियम एंड एक्सेट्रा वर डिस्कवर्ड व्हेन देयर मिनरल्स वर द एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब बात करें कि ये जो एलिमेंट्स है जैसे रुबीडियम है, सीजियम है, इंडियम है, स्कैंडियम है एंड वर डिस्कवर्ड, इनकी खोज की गई व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज, जब इनके जो खनिज हैं वो खोजे गए, एनालाइज किए गए।
तो हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स लाइक रुबीडियम, सीजियम, इंडियम, स्कैंडियम एक्सेट्रा वर डिस्कवर्ड व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब बात करें कि द एलिमेंट्स हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम सनलाइट। जो हीलियम है उसकी डिस्कवरी की गई, उसकी खोज की गई जब इन द सन बाय द स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रम सनलाइट। सनलाइट की उसकी सन से खोज की गई, जब सनलाइट की हमने क्या की, इस सनलाइट की जो स्पेक्ट्रम है उसकी खोज की, उसको जब जाके हमें वो मिला। अब बात करेंगे ये तो हमारा हो गया। फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ना, वो तो था हमारा जो स्पेक्ट्रम था, ये देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम था, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब था हमारा मतलब अब्जॉर्प्शन, वो था उत्सर्जित, और यह है हमारा अवशोषित। अब बात करें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कि व्हेन ए बीम ऑफ द कंटिन्यूस लाइट, जब एक जो लाइट की कंटिन्यूस लाइट है वो पास थ्रू ए ट्यूब, जब किसी ट्यूब में होकर जाती है कंटेनिंग वेपर और सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, वेपर और सोल्यूशन किसी सब्सटेंस से हो गए, एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। और हम बात करें कि जब उससे कोई लाइट ट्रांसमिटेड होती है किसी सॉल्यूशन से, मींस कोई लाइट ट्रांसपोर्टेड होती है ना। अब बात करें विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर से, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट, तो ये पाया जाता है कि दैट द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कंटेन ए नंबर ऑफ द डार्क लाइन, कि जो स्पेक्ट्रम है ऑब्टेन प्राप्त होता है, कंटेन ए नंबर ऑफ डार्क लाइन, उसमें कई सारी डार्क लाइन प्राप्त होती है। अदरवाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, अदरवाइज क्या होता है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो दिस डार्क लाइंस अपेयर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बाय द सब्सटेंस। तो ये जो डार्क लाइन है ये क्यों अपेयर होती है, ये इसलिए अपेयर होती है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन। ये जब रेडिएशन का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो उससे क्या करता है कि करस्पॉन्डिंग ऑफ द वेवलेंथ बाय द सब्सटेंस, मतलब जो अलग अलग रेडिएशन की वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इसकी बात करेंगे, द डार्क लाइन इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंस अपेयर द सेम पोजीशन एज द ब्राइट लाइन्स। ये जैसे डार्क लाइन उसी तरह प्रेजेंट्स होती हैं जिस तरीके से ब्राइट लाइन्स हमेशा जो प्रेजेंट होती है एमिशन स्पेक्ट्रम में, है ना, ऑफ द सब्सटेंस में। तो बात करें फॉर एग्जांपल एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम की बात करें तो हैज़ टू ब्राइट लाइन्स इन द येलो रीजन। उनकी जैसे बात करें कि सोडियम है तो उसके येलो रीजन में दो ब्राइट लाइन्स होती हैं, जिनकी बात करें 589.0 नैनोमीटर से 589.6 नैनोमीटर उसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। अब बात करें कि हैज़ टू ग्रीक लाइन्स, सॉरी टू डार्क लाइन्स, और उसी तरह हमको दो डार्क लाइन मिलती है ऑफ द सेम वेवलेंथ, इसी सेम वेवलेंथ की, है ना, कि भाई 589 टू नैनोमीटर टू द 589.6 नैनोमीटर। तो बात करें कि जनरली मोर लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड, ज़्यादातर लाइन्स हमें देखने को मिलती है इन द एमिशन स्पेक्ट्रम में। अब बात करें देन इन इट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब हम देखते हैं उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, तो देयर फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज टेकन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज डिजायरेबल। तो वो क्या है, एक सरलतम रूप है जो हमको स्पेक्ट्रम का जो देखने को मिलता है। जैसे कि ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए जैसे लैंप है और उसको वेपर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के जो वेपर्स हैं उसमें से जब ये गुजरती है और प्रिज्म से हम उसको निकालते हैं, तो फिल्म, जैसे इस फिल्म पे ये लाइट जब गिरती है तो हमें जैसे डार्क लाइंस मिलती हैं, ब्राइट लाइंस मिलती हैं। तो ये जो डार्क लाइंस है उसमें हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, कि द स्टडी ऑफ द एमिशन एंड ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब जो स्टडी ऑफ द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब उत्सर्जित और अवशोषित जो स्पेक्ट्रा होते हैं उनका अध्ययन ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। और अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। भाई हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन हैज़ प्रूव्ड क्वाइट हेल्पफुल द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उससे क्या हुआ है, वो बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ है डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। तो इट कैन बी ऑब्टेन बाय द पासिंग द लाइट बीइंग एमिटेड, और ये क्या, जब पासिंग द लाइट, जब हम लाइट को गुजारते हैं
being emitted from the discharge tube, जब discharge tube से होकर गुजरते हैं तो containing hydrogen at low pressure, और हाइड्रोजन को क्या लेते हैं उसमें लो प्रेशर पे लेते हैं, तो थ्रू द स्पेक्ट्रोग्राफ, तो स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू जो हमको दिया है, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब से जब हम गुजार रहे हैं स्लिट के थ्रू प्रिज्म से, और प्रिज्म से जो लाइट है वो फिल्म में करी है, तो हमको इस तरीके की डार्क बैंड और ब्राइट लाइन्स मिलती है। तो हम बात करें व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पास थ्रू द हाइड्रोजन गैस, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जब हाइड्रोजन गैस से होकर गुजरती है तो मॉलिक्यूल ऑफ द डिसोशिएट इनटू द हाइड्रोजन एटम्स, तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल इसमें हाइड्रोजन एटम्स के मॉलिक्यूल में डिसोशिएट हो जाते हैं, एंड द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, और एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं, तो थस प्रोड्यूस्ड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो क्या होता है ये एक एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, बात करें एक असतत आवृत्तियों में, है ना, असतत फ्रीक्वेंसी में। अब बात करें द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द शार्प लाइन, मतलब जो स्पेक्ट्रम है उसमें ज़्यादातर लार्ज नंबर ऑफ द शार्प लाइन होती हैं, तो ईच लाइन करस्पॉन्ड टू द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द हाइड्रोजन गैस, तो जो एक लाइन है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को क्या करती है एमिट करती है हाइड्रोजन एटम्स में। तो लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन आर द प्रेजेंट इन द, जैसे बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन में वो प्रेजेंट होता है। बात करें कि वाइल द लाइंस इन द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द फोटोग्राफिक प्लेट, जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं विजिबल रीजन है वो क्या है कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द फोटोग्राफिक प्लेट, वो तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे डायरेक्टली मिल जाता है, पर द लाइंस ऑफ द इंफ्रारेड रीजन, जो इंफ्रारेड रीजन की लाइट है आर डिटेक्टेड बाय द अदर मेथड, उनको अदर मेथड से हम क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं। तो द लाइंस इन द एमिशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन आर क्लासिफाइड इनटू द 5 सीरीज, तो जो लाइंस ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन में उनको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज किसके लिए अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए लाइमन सीरीज, और बामर सीरीज वो है विजिबल रीजन के लिए, और पाश्चन है ना, पाश्चन ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज, पाश्चन ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज वो इंफ्रारेड रीजन इंफ्रारेड रीजन के लिए है। तो ये 5 सीरीज हमको याद रखनी है कि लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए, बामर सीरीज विजिबल रीजन के लिए, पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन के लिए, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड रीजन के लिए, और फुंड सीरीज इंफ्रारेड रीजन के लिए। अब फिर इसके बाद जैसे कि बात करें ये जो हमें जैसे लाइमन सीरीज है, बामन सीरीज है, पाश्चन है, फुंड है, इसके बारे में दिया हुआ है। अब बात करें कि जो एक फार्मूला इससे डेरिवेट होता है वो देखो कि बामर शो 1818 दैट द इफ द स्फेरिकल लाइंस, जो सॉरी स्पेक्ट्रम की जो लाइंस है आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द वेव नंबर, है ना, अगर इन लाइंस को हम वेव नंबर्स में डिवाइड करेंगे तो द वेव लेंथ देन द लाइंस ऑफ द विजिबल रीजन, जैसे कि बात करें बामन सीरीज में तो जो विजिबल लाइट में जो हम इनको डिवाइडेड करते हैं, तो जैसे कि बात करें दे आर फार्मूला, तो एक फार्मूला निकल के आता है कि न्यू, जो न्यू बार है मतलब वेव नंबर है वो किसके इक्वल होगा 109.677 अपॉन 1 अपॉन जैसे बात करें एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऐसे ही जहाँ पे देखो n है, n की वैल्यू क्या है, जहाँ पे n की वैल्यू अपन अलग अलग इंटीजर में ले सकते हैं, जैसे कि बात करें अब देखो यहाँ पे z है, यहाँ पे फर्स्ट क्या रहता है 2 की जगह ये z है, z में मतलब कि एटॉमिक उनका वो आता है एटॉमिक नंबर, जैसे उसका फिक्स हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 है तो वहाँ पे उसने सॉरी z यहाँ पे एटॉमिक नंबर आता है। जैसे बात करें वेयर n इज़ द इंटीजर इक्वल टू द, जो n एक इंटीजर है वो किसके इक्वल होता है n, जैसे भाई बात करें 3 4 5, क्योंकि 2 क्या है ये जैसे बामर दूसरे नंबर की श्रेणी है, यहाँ पे ये जो 2 आया है ये दूसरे नंबर की श्रेणी अपन ने बामर सीरीज के लिए लिया है इसलिए 2 आया है। अगर अपन फर्स्ट लाइमन के लिए लेते तो यहाँ पे 1 आता, तो फर्स्ट जैसे नंबर ऑफ हम डालेंगे कि भाई n इज़ द इंटीजर इक्वल टू द n इंटीजर होता है जो कि 1 2 3 4 5 के इक्वल होता है, ठीक है, मतलब किस श्रेणी से किस श्रेणी में किस रीजन से किस रीजन में जाना है उसके लिए ये होता है। कि लेटर ऑन द हम बात करें रिडबर्ग ने एक
गिव द जनरल फार्मूला, एक जनरल फार्मूला दिया विच इज एप्लीकेबल टू द ऑल सीरीज, जो कि क्या था, ऑल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बताने में सहायक था। तो मतलब मेन फार्मूला तो यह है कि न्यू बार इक्वल टू द 109,677 और ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो बात करें फिर n1 एंड n2 इंटीजर सच दैट जैसे n2 क्या होना चाहिए, n1 से बड़ा होना चाहिए। तो फॉर ए जैसे पर्टिकुलर हम बात करें n1 इज कांस्टेंट, n1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए। तो जैसे बात करें लाइमन n1 सीरीज, तो उसके लिए n1 की वैल्यू है 1 और n2 की वैल्यू 2 3 4 हो सकती है। बामर के लिए n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3 4 5। पास्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू 4 5 6 और n1 के लिए ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4 और फिर 5 6 7 और n1 के लिए वैल्यू 5 फिर n2 की वैल्यू 6 7 8। अब बात करें द वैल्यू ऑफ, बात करें कि 109,677 centimeter inverse is called the Rydberg constant for hydrogen.